जज बनना एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन जज बनने के बाद जज बने रहना सबसे बड़ा मुश्किल है। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसी समाज से निकले हैं, समाज को भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद हमारी हमसे उस कुर्सी को होती है, उस संस्था को होती है। नमस्कार। आज की विशेष परिचय में हम आज बात करेंगे श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी, जो राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। जिला न्यायाधीश सीकर से हाल ही में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति का एक ऐसा अभिनंदन समारोह जिसको पूरे राजस्थान ने देखा, देश ने देखा और न्यायिक जगत में स्नेह और दुलार का एक अनुपम उदाहरण बना है। सीकर के न्यायिक परिवार के भी हम सब विशेष आभारी हैं कि उन्होंने अथाह प्रेम और समर्पण दिखाया है, और उसके साथ ही न केवल राजेंद्र सिंह चौधरी जी के प्रति बल्कि उनके पूरे परिवार के प्रति सीकर न्यायिक परिवार और संपूर्ण जिले वासियों का अथाह प्रेम रहा है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ भी सर पदस्थापित रहे हैं वहाँ के सभी लोगों ने आपके कार्यशैली को एप्रिशिएट किया है और समाज और परिवार के लोगों ने भी भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। तो सर के जीवन से, उपलब्धियों से, बहुत सारी चीज़ों से हम सब वाकिफ़ होंगे और मेरी व्यक्तिगत रूप से इनके प्रति बड़ी निष्ठा और आदर रहा है। आप सेवा में रहे तब भी और लगातार आगे भी, कि आपकी कार्यप्रणाली हमेशा निष्पक्ष रही है और इसके साथ ही अपनों से अपनापन, आत्मीयता आपकी सदैव रही है और उसमें किसी तरह का जीवन में कोई ऐसा पक्ष नहीं रहा कि जिस पर हमें कोई पश्चाताप करना पड़े, बल्कि जीवन में हर मोड़ पर हमें प्रेरणा लेने की प्रेरणा मिलती रही है। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी। सर आज हम बात करेंगे कि आपके न्यायिक सफ़र पर, जनरली एक जिला न्यायाधीश का सफ़र एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट से शुरू होकर जिला न्यायाधीश तक रहता है। आपने उस सफ़र को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय किया है। तो अभी सबसे पहले मैं हाल ही की आनंद और उत्साह की बात करूंगा कि सीकर के न्यायिक सेवा कार्य और जो आपका लास्ट वर्किंग प्लेस रहा और उसके बाद जो फेयरवेल हुआ, बहुत ऐतिहासिक, मेमोरेबल, उसके बारे में। जो भी मेरे जीवन में आनंद आया है, उस आनंद को देने वाली मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे ठाकुर जी हैं। बाकी जिन्होंने मेरे जीवन के इस न्यायिक सेवा के आखिरी पड़ाव पर मेरे पूरे परिवार को जो आनंद दिया है, सीकर न्यायिक क्षेत्र और मेरी पूरी न्यायपालिका के जुड़े लोग, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने कल्पना नहीं की थी कि न्यायिक सेवा में रहते हुए इस तरह एक जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इस तरह की विदाई मुझे मिलेगी। धन्यवाद है शेखावटी के लोग, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, जो कर सकते थे, जो उन्होंने सोचा, जो देखा, जो उन्होंने कहीं से भी उनको जानकारी हुई कि क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ किया मेरे लिए। लगातार 3-4 दिन तक मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को ही नहीं, मेरी जन्मभूमि को भी धन्य कर दिया उन्होंने। इसलिए मैं पुनः उन्हीं को धन्यवाद दूंगा। वहाँ के अधिवक्ता, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के न्यायाधीश, मेरे साथीगण, वहाँ की जनता ने भी बहुत प्यार दिया। सर आपका 2 बार कार्यकाल है, एडीजे के रूप में भी, डीजे के रूप में भी। तो अब मैं बात करूंगा कि आपके न्यायिक सफ़र पर कब आप न्यायिक सेवा में आए और किस किस जगह पर पदस्थापन के रूप में आपने कार्य किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद 1992 में राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरा था मैंने। वो मेरा पहला फार्म था। मैंने 4-5 साल तक फॉर्म नहीं भरा था। न्यायिक सेवा में आने का मेरा मन नहीं था, विचार नहीं था, सोचा भी नहीं था। मैं अलग ही कुछ करना चाहता था। समाज सेवा मेरा उद्देश्य था। मैं दूरदर्शन पे भी एंकरिंग करता था, थिएटर भी करता था, अखबारों में भी लिखता था, यूनिवर्सिटी में नेतागिरी भी करता था, गांव में सरपंच का चुनाव भी लड़ा। उसके बाद मालपुरा से एमएलए
बनने के लिए भी टिकट की दावेदारी की और फार्म भरा, लास्ट में विड्रॉ किया। तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इधर आना है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ये जो टीवी पे काम करता था उससे मुझे अच्छा पैसा मिलने लग गया था, अखबारों में लिखता था, एक टीवी सीरियल में भी मेरा कोई छोटा मोटा रोल हो गया था। तो यूँ लगता था कि अब हम बम्बई की तरफ जाएंगे, नेतागिरी करेंगे, फिल्मों में जाएंगे। इस तरह के ख्यालात जो उस उम्र में होते थे, जी। उस उम्र का जो वो दौर था, वो विचार आते थे। ये सारी उपलब्धियां लेके जब मैं मेरे पिताजी के पास गया, मेरे पिताजी किसान परिवार से थे, मेरे परिवार के पहले पढ़े लिखे आदमी थे, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे समाज के भी पहले पढ़े लिखे थे। वो 59 में राजकीय सेवा में आ गए थे। उस दौर में तो टोंक ज़िले में शिक्षा का बहुत अभाव था तो उनका विज़न बहुत बड़ा था, और उन्हीं की देन है कि मेरा आज पूरा परिवार शिक्षित है, और कई सरकारी नौकर हैं, कई सेवानिवृत्त हो चुके, कई एडवोकेट है, कई दौर में शामिल है। ये सब उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है, मेरे दादाजी की, मेरे पूर्वजों की कृपा है, जो ये पूरा परिवार आज फल फूल रहा है। मेरे बड़ी हिम्मत से पिताजी को कहा, मैंने कहा ये सारे काम करने लग गया हूँ मैं, और अर्निंग भी होने लग गई, पैसा भी आने लग गया। तो मुझे उन्होंने कभी डांट नहीं पिलाई थी, उस दिन भी नहीं पिलाई, बस दुखी से हुए और थोड़ी नाराज़गी जाहिर की कि बेटा मैंने तो तेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रखा था, तू पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे तो तेरे ये सारे काम पसंद नहीं आए। उन्होंने एक बात और बताई कि तू जो बचपन से लेके आज दिन तक तूने जो चाहा तेरे को करने दिया, कभी नहीं रोका, और वास्तव में नहीं रोका। मैं कॉलेज में आया, उससे पहले भी मैं भ्रमण पे निकल जाता था, स्कूल के, कॉलेज के, और हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ जाया है मैं कॉलेज लाइफ में, नेपाल तक जाया। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका जी। यहाँ तक कि सरपंच का चुनाव लड़ने से भी नहीं रोका, और एमएलए का फार्म भरने, टिकट मांगने के लिए दिल्ली पड़े रहने से भी नहीं रोका। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तूने चाहो सब किया, अब एक बार मेरी मान लो, मैं जो चाहता हूँ वो करके दिखा सकता तो कर, नहीं तो तेरे जैसे जो कर। तो मैं, पिताजी आप बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे को मजिस्ट्रेट बनते देखना चाहता हूँ। तो मेरे चाचा जी उस समय मजिस्ट्रेट बन चुके थे, तो मैंने कहा आपके परिवार से एक सदस्य बन गए, एक परिवार में बहुत होता। कि नहीं, मैंने तेरे लिए कुछ और सोच रखा है। जैसे वो कोई संत की वाणी होती है वैसा लगा मुझे, जैसे आज मुझे याद है वो संत के रूप में ही बोल रहे थे जी। और उन्होंने तपस्या बहुत की मेरे परिवार के लिए। पैदल सैकड़ों किलोमीटर चले, सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाई, एक समय खाना खाया, मिला तो ठीक, नहीं तो बहुत त्याग किया उन्होंने परिवार के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनमें कोई संत की देह रूप कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सोचा कि तू जज बनेगा, और तू अगर कर सकता तो करके दिखा दे। तो चलो, मैंने सोचा, मेरे को कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, इतना लाड प्यार दिया, एक बार अपन प्रयास करते हैं। वो दिन था कि उस दिन मैं उसी दिन चल दिया। मैं वहाँ से उठ के शाम को ट्रेन में बैठ के जयपुर आ गया। दूसरे दिन चौड़ा रास्ता जाकर जो पढ़ाई से संबंधित जितना भी सामान सामग्री था वो सब थैला भर के ले आया, और चारपाई को खड़ी करके दरी बिछा के बैठ गया। कमरे में से मैं बहुत कम निकलता, और 2 महीने का टाइम मिला मुझे। 2 महीने में मैंने एकदम साधु के रूप में बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू की। उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप, माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद है। पहले ही प्रयास में मेरी तीसरी पोजीशन आई। तो ये मेरी खुद की उपलब्धि नहीं मानता मैं, तो ये सब आशीर्वाद मानता हूँ सभी का, माता पिता का, भगवान का। पिताजी का ये भाव क्यों था, ये भी मुझे प्रेरणा देता है। जब हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं समझते थे जी। चलन नहीं, महत्व भी नहीं था। पिताजी
आज़ादी के पहले उनका जन्म हुआ था और आज़ादी से पहले ही 1942-43 में पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने स्कूल में। उनको पता था एजुकेशन का महत्व क्या है। मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था तो वो जुलाई के महीने में जब एडमिशन्स होते हैं जी तो साइकिल पे बिठा के मुझे बनेठा ले गए थे। हमारे पास का कस्बा है वहाँ। जी उस जुलाई के महीने में कपड़े सिलाते हैं स्कूल में। तो वहाँ वो प्याऊ, वो बरगद का पेड़ और वो बाज़ार में मूलचंद जी सुनार की दुकान, शांतिलाल जी की दुकान, मुझे याद है आज वो पूरा दृश्य मेरे ध्यान में है। तो वहाँ मूलचंद जी सुनार ने मेरे पिताजी से, कई लोग बैठे थे, पिताजी के दोस्त थे सारे, उनके साथ पढ़े हुए लोग थे, बहुत प्यार करते थे पिताजी से वो। तो उन्होंने पूछा कि मार साहब बेटे को पढ़ाओगे क्या? ये स्वाभाविक प्रश्न था उस ज़माने में, जहाँ एजुकेशन के बारे में ज़्यादा लगाव नहीं था, जानते नहीं थे, मैं तो नहीं समझते थे, तो ये स्वाभाविक प्रश्न था। लेकिन स्वाभाविक इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा आज वो कि एक अध्यापक से पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे को पढ़ाओगे। तो इससे ये और साबित होता कि उनको गाँव में और हमारे उधर के क्षेत्र में अध्यापक से भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आम किसान की तो बात ही अलग है। तो वो शब्द आज भी मेरे जहन में है, मेरे कानों में गूंजते हैं, मैं बार बार सबको बताता हूँ। ये पिताजी ने कहा कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो मूलचंद जी सुनार का दूसरा प्रश्न ये था कि कितना पढ़ाओगे? तो पिताजी ने कहा कि मैं इसको LLM कराऊँगा, और उन्होंने मुझे LLM ही करवाई। मैं बीच में रुकता भी, उन्होंने कभी मुझे कोई फार्म भरने के लिए नहीं कहा कि तू नौकरी कर। उस ज़माने में बीएड करना, पटवारी की या किसी भी तरह की नौकरी की जैसे बहुत आसान भी थी, और जो पढ़ता था कॉलेज में आता था उससे ये उम्मीद भी करते थे कि फटाफट लग जाएगा, कहीं न कहीं लग भी जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा तू नौकरी करेगा। उन्होंने यही कहा कि तुझे LLB करनी है, LLB करके LLM करना है, वो वहीं तक बताया। उसके बाद में तो फिर जब मैंने 92 में उनसे चर्चा की अपने कैरियर को लेकर, तभी उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि तुझे तो जज बनना। और मैं आज उनकी प्रेरणा से 30 साल जज के रूप में रह के आया हूँ। ये मेरे जीवन का सफ़र है, जो न्यायिक सफ़र है, जो शुरुआत है। कहाँ से हुई सर? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यहीं 92 में पढ़ते पढ़ते परीक्षा दी और 93 में मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले मैं 3-4 महीने के लिए राजस्थान विद्युत मंडल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे पदस्थापित हो गया था। उसी दौरान 2 महीने बाद मेरा RJS में सिलेक्शन हो गया 24 अप्रैल 1993 को। वो ज़िंदगी का बड़ा दिन था मेरा, जिस दिन पंचायत राज लागू हुआ था राजस्थान में, उसी दिन मेरा इंटरव्यू था और उसी दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर मेरे को जयपुरी पोस्टिंग मिल गई, यूनिवर्सिटी से निकले और यहीं पोस्टिंग मिल गई। मुझे लगता था कि यार यहाँ तो काम करना बड़ा मुश्किल है, सारे 8-9 साल यूनिवर्सिटी में रहे हैं तो यहाँ तो सारे मेरे साथी वकील होंगे और कई लोगों की उम्मीदें होगी, यह काम बड़ा मुश्किल है। मैं जैसे स्वभाव का था और जो मैंने इस सेवा में आने से पहले काम किए थे उनको देखते हुए तो मुझे लगता नहीं कि मैं 30 साल की नौकरी पूरी करता। लेकिन वो पिताजी का भाव और मेरे जीवन का ईश्वर की कृपा से जो परिवर्तन आया, उसी दिन मैंने डाइस पे चढ़कर कुर्सी को प्रणाम करके ये संकल्प लिया था कि तेरी लाज बचाऊंगा, खराब नहीं होने दूंगा, तेरी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। ये मैंने प्रण लिया था और जिस दिन मैं उठ के आया अभी कुर्सी से, उस दिन भी प्रणाम करके ये आया हूँ कि तूने मेरी लाज रखी। यही मेरी जीवन की उपलब्धि मानता हूँ मैं। मैंने उस कुर्सी के साथ कभी धोखा नहीं किया, कभी दगा नहीं किया। मैं ऐसे बंधनों में भी नहीं रहा कि लोगों से नहीं मिलना, अपने लोगों से दूर रहना। मैंने अपना जीवन बहुत खुशहाल सबसे मिलजुल के जिया। मैंने कभी कोई बंधनों में नहीं किया, लेकिन मैंने कुर्सी से दगा नहीं किया। ये दोनों में बैलेंस बना के रखना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उसमें आप सफल रहे। हाँ, मैं समझता हूँ पूरी तरह सफल रहा। फिर मैं चाहता था कि मुझे ऐसा कोर्ट मिले जिसमें सारे प्रकार के काम हो। यहाँ केवल क्रिमिनल काम था
वो भगवान की कृपा, मैंने तो किसी को नहीं कहा। थोड़े दिन बाद मेरा ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया, 8 महीने बाद ही। फिर मैं दौसा चला गया, 2 दौसा रहने के बाद केशोराई पाटन गया। केशोराई पाटन से मेरा 2.5 साल बाद में कोटड़ा ट्रांसफ़र हुआ। कोटड़ा में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी मैं पूरी जीवन भरपाई नहीं कर सकता। मेरा भाई चला गया। फिर मुझे वापस बूंदी में लाखिरी लगाया गया, इंद्रगढ़ का चार्ज दिया गया। फिर एसीजेएम बनने के बाद मुझे छबड़ा लगाया। 1 साल छबड़ा रहने के बाद में फिर मुझे रेलवे मजिस्ट्रेट बीकानेर लगाया एसीजेएम में। वहाँ से मुझे जयपुर रेलवे मजिस्ट्रेट लगाया। जयपुर रेलवे मजिस्ट्रेट से मेरा प्रमोशन हुआ तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अलवर गया। 5 महीने वहाँ रहने के बाद में मैं जयपुर आया, सीजेएम जयपुर शहर। जयपुर का कार्यकाल आपका बड़ा चर्चित रहा है, तो वो कब से कब का था? मेरा 2005 जून 2005 से लेके मार्च 2008 तक का लगभग पौने 3 साल का कार्यकाल था। मुझे लगता है सबसे लंबा कार्यकाल मेरा सीजेएम का, जयपुर सीजेएम का सबसे लंबा कार्यकाल था। उसी दौरान आप सबसे ज़्यादा चर्चित रहे सीजेएम साहब। हाँ, अभी भी लोग डीजे से ज़्यादा बड़ा उसको संबोधित करते हैं। और वो जयपुर सीजेएम के नाम से मुझे ज़्यादा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। उसका मुझे एक वाकया भी याद है कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे तीव्र फैसला मैंने दिया था, ऐतिहासिक। किस मामले का था सर वो कोई विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला का था। अच्छा। तो पुलिस ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करी, उसी दिन मुलजिमान पकड़ लिए, उसी दिन चालान कर दिया। विदेशी महिलाएं थी, दूसरे दिन जाना था उनको। तो पुलिस ने भी तत्परता दिखाई, दिन में 2-2:30 बजे मेरे पास चालान लेके आ गए मुलजिम के साथ। और रिक्वेस्ट की कि ये महिलाएं बाहर जाएगी भी, इनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, इनके बयान हो जाएं तो बढ़िया। तो वैसे बीच में बयान लेने का प्रोविज़न नहीं है। तो मैंने उसी दिन प्रसंज्ञान लिया, उसी दिन चार्ज लगाया, उसी दिन उन महिलाओं के बयान लिए। और दूसरे दिन जब मुझे लगा कि पुलिस इतनी तत्पर है तो मैं भी तत्पर हो सकता हूँ, न्यायपालिका भी तत्पर हो सकती है और त्वरित न्याय हो सकता है, तो मैंने दूसरे दिन पत्रावली लगा के जो गवाह बचे हुए थे एसएचओ को वहीं समन दे दिया कि कल लेके आ जाओ सुबह। दोपहर तक उनके बयान लिए। दोपहर बाद में मैंने फैसला करके उसका 24 घंटे का फैसला था, अखबारों में खूब चर्चित रहा था और नेशनल न्यूज़ बना था। वो मेरे को बहुत याद आता है। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी यहाँ सीजेएम के तौर पे, बहुत काम था। यहाँ से प्रमोशन पे मैं एडीजे फास्ट ट्रैक सीकर गया, जहाँ 3.25 साल रहा। वहाँ से एडीजे सुजानगढ़ गया, चूरू ज़िले में। फिर मुझे राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। वहाँ से सीधा मुझे डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर में आने के बाद विशिष्ट शासन सचिव होम डिपार्टमेंट में लगाया, जहाँ मेरे पास निदेशक अभियोजन का भी चार्ज था। 2.25 साल यहाँ सेवाएं दी राज्य सरकार में। फिर अगस्त 2016 में जज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट में अलवर गया। वहाँ 1 साल रहने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन से झालावाड़ गया। 2 साल झालावाड़ में डीजे रहने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुझे हाई कोर्ट जोधपुर में रजिस्ट्रार विजिलेंस की सेवाओं के लिए बुलाया। फिर मुझे जयपुर पदस्थापित करके जोधपुर का एडिशनल चार्ज दिया। वहाँ से वापस मुझे राज्य सरकार में विशिष्ट शासन सचिव विधि के पद पर पदस्थापित किया और अंतिम पड़ाव पे मुझे जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर के रूप में काम करने का मौका मिला। मेरे एसीजेएम बनने के बाद प्रभु की कृपा से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुझे बहुत नवाजा। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मेरी शायद औकात भी नहीं थी, मेरी इतनी उम्मीद भी नहीं थी। उससे बढ़िया मेरे को पद दिए, मेरे पदस्थापन किए, जो मैं समझता हूँ कि मेरी हैसियत भी नहीं है। लेकिन मैं आभारी हूँ सारे माननीय न्यायाधिपतिगण का, हाई कोर्ट प्रशासन का, कि मुझे बहुत बड़े बड़े पदों पर पदस्थापित किया, बहुत मान सम्मान से नवाजा।
मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आज अपने पूरे सेवा काल से, कुछ लोग हो सकते हैं संतुष्ट होकर जाते होंगे, मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर जा रहा हूँ, पूरी तरह खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। और मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जीवन में इस न्यायपालिका की सेवा में चाय का भी दाग नहीं लगने दिया मैंने। मेरे पिताजी ने शुरू में ही कह दिया था कि बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करके ये राजकीय सेवा में आया हूँ, तुम्हें पढ़ाया है, जब भी कभी कमी महसूस हो, तेरे पिताजी कमा रहे हैं, यहाँ से ले जाना, लेकिन किसी का एक पैसे का भी लोभ मत करना। और यही वजह थी कि मैंने जो हाईकोर्ट शपथ भरवाता, उसके अलावा भी शपथ ली थी कि मैं इस कुर्सी की लाज रखूँगा। और यही प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रखी। जो पिताजी ने दिया था मुझे ज्ञान, वो मैंने उनके शब्दों की लाज रखी और उस कुर्सी ने मेरी लाज रखी। मेरे दामन पर चाय का भी दाग नहीं है, ये सबसे बड़ी मेरी संतुष्टि है। बहुत कुछ मुझे दिया है, किस न्यायपालिका ने बहुत कुछ दिया। मजिस्ट्रेट से लेके ऑनरेबल डीजे बनने तक का बहुत सारा सफ़र होता है। हाई कोर्ट में न्यायाधिपति बदलते रहते हैं, कई सारे मुख्य न्यायाधीश आते हैं, कई सारे हाई कोर्ट जजेज आते हैं। तो आपके सर्विस के दौरान आपने कितने मुख्य न्यायाधीश देखे हैं? और जो आपके जैसे एक्टिंग जज भी, इंस्पेक्शन जज भी रहते हैं, तो ऐसी कोई न्यायाधिपतियों के साथ का समन्वय या ऐसे कुछ लोगों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने पिताजी के साथ साथ न्यायाधिपतियों ने भी कभी ऐसे मोमेंट आपके जीवन में आए हों कि उनके कार्यप्रणाली ने, उनके शिक्षाओं ने, उनके आदर्शों ने, सिद्धांतों ने, फैसलों ने आपको बहुत प्रभावित और प्रेरित किया हो? न्यायपालिका एक मर्यादित सेवा है और फौज की तरह हम सैनिक बन के रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सभी न्यायाधिपतिगण ने, माननीय न्यायाधिपतिगण ने मुझे पिता के रूप में आशीर्वाद दिया। अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा, दो का नाम लूँगा तो भेदभाव करने वाली बात होगी। मुझे कभी किसी ने नाराज़गी भरे शब्दों में नहीं कहा, कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं किया जो मुझे पीड़ा दे, बल्कि मुझे सभी माननीय न्यायाधिपतिगण ने, निरीक्षण न्यायाधिपतिगण ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सहयोग दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं तो संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ। उनकी प्रेरणा से सभी माननीय न्यायाधिपतिगण को देख देख कर उनके पद चिन्हों पर, उनके मार्गदर्शन में काम करने का प्रयास किया। इसलिए मैं कोई बंटवारा नहीं करना चाहता। एक न्यायाधीश के लिए सामाजिक सरोकार निभाना, अपने लोगों से आत्मीयता से मिलना, बहुत सारी बैरिकेड्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उन सब के बीच में आप हमेशा मिलनसार रहे हैं। तो जो आपके जूनियर ऑफिसर्स हैं जुडिशरी के, क्या कहना चाहेंगे कि समाज और न्यायपालिका के बीच समन्वय भी हो और उस चीज़ को आपने मेंटेन भी रखा है? तो नए जुडिशल ऑफिसर्स के लिए आपका मैसेज? मेरा ये मानना कि जज बनना एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन जज बनने के बाद जज बने रहना सबसे बड़ा मुश्किल है। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसी समाज से निकले हैं, समाज को भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद हमारी हमसे उस कुर्सी को होती है, उस संस्था को होती है। तो निश्चित रूप से न्यायिक जीवन में उस कुर्सी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ समन्वय बिठाना एक युद्ध के समान होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये समझ पाया हूँ ज़िंदगी भर, ये नौकरी के बाद और इस उम्र में यहाँ इस पड़ाव पे पहुँच के, कि आपकी किताब खुली है और सबको पढ़ने का मौका मिलता है। छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके मन में कोई राग, द्वेष, लोभ, लालच नहीं है। आप अपनी कुर्सी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय करते हैं, तो अपनों के बीच में जाकर हंसी खुशी से रहना, तालमेल बिठा के रहना, मुझे तो ज़्यादा कठिन नहीं लगा। मैंने तो कभी महसूस नहीं किया कि मैं जज हूँ इसलिए अपनों से दूर रहूँ। ये चुनौती है, न्यायाधीश के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि, और इतना आसान भी नहीं है तालमेल दोनों का
कि आप जज के रूप में जज भी बने रहो और अपनों के बीच में अपना भी बन के रहो। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रभु की कृपा रही है। ठाकुर जी का धन्यवाद है कि मैं ठीक ठाक कर पाया अपने लोगों के साथ तालमेल, जितना कर सकता था, जो मेरी मर्यादाओं में रह के जो कर सकता था वो किया। आप एक न्यायाधीश के रूप में रहे, समाज की हर तरह के फैसले आपके सामने आए होंगे। समाज में क्या विद्रूपताएं चल रही है, क्या नवाचार चल रहे हैं, क्या सकारात्मक नकारात्मकता है, उन सबको आपने देखा है नज़दीक से। एक तरफ वर्तमान में जिस तरीके से आपने भी माँ का प्यार पाया, पिताजी के बारे में बताया, और आपने रिटायरमेंट के दौरान भी प्रायोरिटी से अपनी मदर को ही जो मेन कुर्सी है उस तक रखना या मान सम्मान के रूप में आगे रखना, ये कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से समाज को, आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि माता पिता का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। शायद उस सम्मान की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। तो वर्तमान के इस दौर में जहाँ पर माता पिता के प्रति बहुत सारे अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जो आपके कोर्ट्स में भी आते रहते हैं, समाज में भी अपन देखते हैं जो मामले ध्यान में आते रहते हैं, तो एक युवा पीढ़ी को इस बात को लेकर आप अपने आप में एक प्रेरणा है, उस बात को भी रिकॉग्नाइज करें, मोटिवेट भी करें कि लोग किस तरीके से माता पिता के साथ बिहेव करें। मैं धार्मिक भी हूँ, आस्तिक भी हूँ और ठाकुर जी को स्मरण करता रहता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मैंने ठाकुर जी को केवल तस्वीरों में देखा है, मूर्ति में देखा, पत्थर की मूर्ति में देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं तो मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, सबके माँ बाप है। हमें पता नहीं ठाकुर जी कैसे लाते हैं और कैसे ले जाते हैं, लेकिन ये तो पता है कि माता पिता इस धरती पे लाए हैं और इन्होंने पाल पोस के बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया। इन्हीं की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इससे बड़े भगवान क्या हो सकते हैं। अगर आप वास्तव में ही भगवान को मानते हो तो जो वास्तविक भगवान है, जो धरती पे बैठे हुए भगवान है, इनको मानो, और इनको नहीं मानते तो भगवान को भी नहीं मानते। मेरा तो ऐसा मानना है। वो ढोंग है। फिर माँ बाप धक्के खाते रहें, माँ बाप दुख पाते रहें, धक्के मार के घर से निकाल दें, ढोंग कर करके बाज़ार में चोला पहन के घूमें, वाहवाही लूटें, तो ये तो ढोंगबाजी है। और बड़ा दुख होता है आज के समाज को देख के। अगर मैं किसान हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन है, तो मेरी खुद की नहीं है। मेरे पूर्वजों ने एक ट्रस्टी के रूप में संभाल के रखा, हजारों वर्षों से, पीढ़ियों से वो हमारे लिए बनाते चले गए। आज मैं ये सोचूं ये खेत मेरा है, ये इस मेरे भाई का नहीं है, ये उसका नहीं है, माँ बाप का क्या है, तो ये तो निकम्मापन है। एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो ओनली ट्रस्टी है। हम उनके ट्रस्टी हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे को ट्रस्टी के रूप में हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज संभला के गए हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को संभला के जाएं। हमारे खुद के लालच में उसको बेच के, इधर उधर करके, या उसको अपने हथिया के कि मेरे माँ बाप का क्या, मेरा ही है, खुद को खुदा बना लेना, इससे बड़ा नुगरापन कुछ भी नहीं हो सकता। और लोग मुझे पता नहीं किस बात के लिए माँ बाप से झगड़ते हैं, उनको घर से निकालते हैं, क्यों उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करते हैं। और एक बार जन्म लिया है तो भगवान ने यही सोच के जन्म दिया होगा मनुष्य रूप में कि ठीक रहेगा, अच्छा करेगा। लेकिन अगर असली भगवान जो माता पिता है, जिन्होंने जन्म दिया है, उनके प्रति गलत भाव है, गलत धारणा, उनको पीड़ा देते हैं ना, तो भगवान ज़रूर रोता होगा, दुखी होता होगा। और ये न्यायपालिका में रह के मैंने सोचा कि मैं शायद इधर आने लायक था भी नहीं, मेरा विचार भी नहीं था। ये एक अचानक जीवन में परिवर्तन हुआ और मैं यहाँ आया, तो मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि वो मुझे इसमें लाना चाहते थे। तो मैंने प्रयास यही किया कि मैं मेरे ठाकुर जी को रुसवा नहीं करूं, कि उनको ये पश्चाताप करना पड़े कि मैंने किसको क्या बना दिया। जब मैं ठाकुर जी के प्रति जिसको मैंने देखा नहीं ये सोचता हूं, तो कम से कम जिन्होंने वास्तव में ही बनाया है, वो माँ बाप, ये परिवार, ये समाज, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखना, उनके प्रति दुर्भाव रखना, उनको पीड़ा देना, उनको तकलीफ़ देना, ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है।
मैं तो युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ, मेरे तो परिवार में भी ऐसे संस्कार है कि आज भी मेरे दादाजी, ताऊ जी सब चले गए, उनके बच्चे वगैरह सब एक जगह रह रहे हैं। अभी भी हिम्मत नहीं होती, हम तो सोचते हैं ना कि अलग होंगे, तो मेरा बड़ा डर सा लगता है कि यार अलग कैसे होते हैं। आज मैं भी 60 साल का होगा, हम भी भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं, वो भी कोई 65 साल के हैं, वो 6 भाई साथ रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं अपने कमा के खा रहे हैं। लेकिन जब अलग होने का सोचते हैं तो बड़ा डर सा लगता है। अब सब अपने अपने हाल में जीना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, और ये विकृतियां जो समाज में आई है इसी वजह से आए। खुद अलग रहना, छोटे छोटे परिवार हो गए, बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो दिया है माँ बाप के साथ साथ, मेरे बच्चे मेरे अनमोल हीरे हैं, अनमोल है मेरे जीवन में। उन्होंने कभी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ की तरफ देखा ही नहीं जिससे मुझे दुखी होना पड़े कि यार मेरे बच्चों के प्रति मेरे को कोई चिंता करनी पड़े। जैसे माँ बाप है वैसे ही मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी ताकत मेरी पत्नी है, जिसने पूरे टाइम पे मेरी अनुपस्थिति में भी बच्चों को, समाज को टाइम दिया, संभाला। तो ये चीज़ें संस्कारों से आती है। संस्कार विहीन समाज नाश की तरफ जाता है, विनाश की तरफ जाता है। हम धर्म के प्रचार करते हैं, साधु महात्माओं को भी देखते हैं, हर तरफ ढोंग और आडंबर इस तरह की चीज़ें मिलती है। तो समाज को और परिवार को, संस्कृति को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। और युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका देश, उनका समाज, उनका भारत, उनका जीवन कैसे होगा। बड़ा डर लगता है सोच सोच के, जिस रास्ते पे नई पीढ़ी जा रही है, अगर वो संस्कारों में नहीं रहेंगे तो बड़ा जल्दी ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। मैं तो ये भी मानता हूँ कि भगवान ने बहुत अच्छे समय पे मैं जन्म दिया है। लोग कहते हैं ये कलयुग है, मेरे को तो नहीं लगता कि ये कलयुग है। इससे ज़्यादा आनंद क्या हो सकता। आज हमने खेती में बैल जोत कर हवाई जहाज तक की यात्राएं की है, पैदल कबूतर के पैर के चिट्ठी बांध के भेजने से लेकर घर बैठे बैठे अमेरिका से एक पल में घर वालों से बात कर लेते हैं, चेहरा देख के बात कर लेते हैं। इतना बड़ा जो परिवर्तन आया है हमारी पीढ़ी ने देखा है, शायद इतना बड़ा बदलाव कभी भी नहीं आया। इतना आनंद इस जीवन में है तो ये कलयुग नहीं है। कलयुग तो लोग बनाते हैं। मेरे ख्याल से तो कल युग है। कल का मतलब पुर्जों का, मशीनी युग है। क्योंकि सतयुग में तो भगवान भी दुखी रहे थे, राम जी दर दर ठोकरें खाते रहे थे। द्वापर में कृष्ण भगवान भी भागे भागे फिरे थे, उनको भी समुद्र में जाके द्वारका बसा के छुप के रहना पड़ा था। ऐसा कौन सा युग था जिसमें दुखी नहीं रहे, परेशान नहीं रहे। भगवान जहाँ दुखी रहे हैं, आज यहाँ भगवान दुखी नहीं है। भगवान दुखी हो सकता है हमें देख देख के, हमारे कर्मों को देख देख के दुखी हो सकता है। तो युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों को, बल्कि पूरी सोसाइटी को एक जिम्मेदारी लेकर जो विकृतियाँ आई उसको दूर करने के लिए इनको प्रेरित करें, इनका साथ दें, उठ बैठें। पहले दादा दादी के पास बैठते थे, नाना नानी के पास बैठते थे, इतने सारे रिश्ते होते थे, एक दूसरे का कंट्रोल रहता था, सब पे प्यार भी रहता था। एक कमरे में सो गए, आज सबको अलग अलग मकान चाहिए। पति पत्नी और 2 बच्चों को एक बड़ा मकान चाहिए। पहले 4 घर, 2 घरों में पूरा 50 आदमी का परिवार पीढ़ियों तक रह लिया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मेरा कमरा कौन सा है। ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है यही विकृति का रूप है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। सर, आप न्यायिक सेवा में रहे, पहले न्यायिक सेवा से पहले आपका सामाजिक लाइफ है, एक तरह से आर्टिस्ट का लाइफ है, या कैसा भी रहा वो बड़ा एंजॉय वाला रहा। उसके बाद आप जुडिशरी में आ गए, अब फिर आप न्यायिक सेवा से सामाजिक सेवा की ओर आ रहे हैं। राजनेताओं से आपकी दोनों ही पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हों, लीडर ऑफ अपोजिशंस हों, सबसे बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे हैं। सामाजिक सरोकार जब भी आपके हुए हैं तो उनमें उनकी पार्टी से ऊपर उठकर शानदार भागीदारी रही है। तो क्या इनकी नज़दीकियाँ कहीं फिर से आपको वापस राजनीति की ओर लेकर जाएगी? मैंने 30 साल न्यायिक जीवन जिया है। नेताओं से नज़दीकियाँ, ये तो एक चांस की बात है।
क्योंकि मैंने अपनी मर्यादाएं अपनी न्यायिक सेवा में नहीं तोड़ी। आपके किससे कैसे संबंध होते हैं ये अपने आप हो जाते हैं। इसके पीछे कोई लोभ लालच या कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे को किसी प्रकार का सहयोग देके ही संबंध अच्छे रख सकते हैं। जिन्होंने भी मेरे साथ मधुर संबंध रखा ये उनकी मर्जी है। हमारे को तो वैसे भी दूरी रखना चाहते हैं सभी लोग जुडिशल ऑफिसर से, तो क्यों काम किसी के आते नहीं है, निहाल करते नहीं है। हमारी मर्यादाएं ऐसी है, अनुशासन में रहना पड़ता है। तो अगर मेरे संबंध हैं किसी से और हैं तो वो एक मर्यादापूर्ण संबंध है। उनकी हो सकती है मेरे प्रति अच्छी भावना रही इसलिए मेरे अच्छे संबंध रहे। अब न्यायिक सेवा के बाद में क्या करना है ये ठाकुर जी तय करेंगे। अभी तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ और मेरे जीवन का सबसे अच्छा टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कल्पना नहीं कर सकता, करता भी नहीं हूँ, काल्पनिक जीवन में भी नहीं जीता। जो ठाकुर जी को मंजूर होगा वो करूँगा। सर, आप राजस्थान न्यायिक अधिकारी सेवा संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। जब आरजेएस एसोसिएशन और आरएचजेएस एसोसिएशन अलग अलग थी तब भी आप निर्विरोध बने 2005 में। बाद में 2021 में जब दोनों मर्ज हो गई उसमें आप निर्विरोध बने। तो एक अधिकारियों का नेतृत्व करने का एक एसोसिएशन लीडर के रूप में वो कैसा सफ़र रहा और किस किस टाइम रहा? किसी भी संस्था का लीडर बनना एक चुनौतीपूर्ण होता है। ये कोई आनंद लेने वाली पोस्ट नहीं होती है। कम से कम न्यायाधीश गण की संस्था का अध्यक्ष बनना तो ये नहीं है कि वो कोई नेता के तौर पर कोई सुविधाएं लेने के लिए या कोई आनंद करने के लिए लेता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। न्यायाधीश अपने आप में एक संस्था होती है। एक एक न्यायाधीश एक संस्था के रूप में होता है। उनको संतुष्ट रखना, उनका प्यार अर्जित करना, उनका स्नेह अर्जित करना बहुत मुश्किल होता है। उनको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, उनको गोली भी नहीं दे सकता। सही है। वो बहुत समझदार होते हैं, संजीदा होते हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना बड़ी चुनौती होती है। जब आरजेएस और आरजेएस अलग अलग थी तो संख्या के हिसाब से आरजेएस संस्था बड़ी होती थी, हमारी मेन संस्था होती थी। उस समय भी मैं जब यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता था जयपुर में तो सब ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना। बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, कांटों का ताज रख दिया था। मैंने प्रयास किया कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं और अपने साथियों का जो विश्वास मुझे मिला उसको कायम रखूं। कुछ हद तक सफल रहा। उसके बाद जब दोनों संस्थाएं एक हो गई 2019 में तो उन दोनों संस्थाओं को मिलाकर नया संविधान बना के एक संस्था राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन बनी। उसका प्रथम चुनाव मार्च 2021 में हुआ था। पुनः उसमें मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और मेरे साथी न्यायाधीशगण का आभारी मानता हूँ कि मुझे 2 बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर इतने खुश होकर मुझे नवाजा। मैं ये नवाजना ही बोलूँगा क्योंकि मेरे सिर पर ताज रख दिया। मैं जीवन भर उनको नहीं भूल सकता, उनका आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और इतना विश्वास मुझ पर किया। न्यायिक अधिकारियों की एसोसिएशन है, उसके जो कुछ इवेंट्स या कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अधिकारियों के हित में या साथ लेकर चलने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में? कार्यक्रम न्यायाधीशगण के अलग से कोई नहीं होते। कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, सामाजिक मुद्दे नहीं होते। वो तो सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो संस्थाएं होती है वो एक मर्यादा में रहते हुए अपनी सेवा शर्तों से संबंधित ही काम होते हैं, उन्हीं पर काम करना पड़ता है। हमारी जो संस्था है वो अलग तरीके की है। मैंने अभी आपको बताया कि हम सैनिकों की तरह अनुशासित रहते हैं। कभी हड़ताल नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, नारेबाजी नहीं करते, दरी नहीं बिछाते। हम अपनी मर्यादाओं में रह के हमारी जो पैतृक संस्था है, हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण है, उनके सामने हमारी बात रखने का
हमारी एसोसिएशन का काम है वो ढंग से रखी जावे और वो हमारी बात को सुनकर समझकर सहमत होकर हमारे हितों के काम करें। यही हमारी संस्था का काम है। राज्य सरकार से हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता, न सीधे हम उनके पास जा सकते। हम हमारी जो बात होती है वो हमारे ही माननीय उच्च न्यायालय को बताते हैं, माननीय न्यायाधिपतिगण को बताते हैं, हाईकोर्ट प्रशासन को बताते हैं। वो फिर हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें सरकार से बात करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के लेवल पे ही अधिकांश काम हो जाते हैं हमारे। तो हमारे ऐसे कोई मुद्दे नहीं होते जिससे कोई बड़ा दुनिया को ये पता लगे कि ये भी कोई संस्था है। ये तो पारिवारिक संस्था हमारी। तो ये थे राजेंद्र सिंह चौधरी जिन्होंने अपने न्यायिक सफ़र के बारे में हमें बताया। उसके साथ ही सामाजिक मूल्य क्या हो सकते हैं, समाज के संस्कारों को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, उस पर युवाओं का एक बड़ा चिंतन हम सबके बीच में रखा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी संस्थाओं से, ऐसे महानुभावों से संपर्क, संस्कार और उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना हम सब के लिए एक परम कर्तव्य है। इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।